बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन के सदर जो हैं वो अमेरिका और नेटो ममालिक से रो रो के ये अपील कर रहे हैं, आप हमारे साथ अगर खड़ा नहीं हो सकते तो आप कम से कम हमको असला दें। यूरोप के ऊपर ये वक्त दूसरी दफ़ा आया। इससे पहले फरवरी 1941 में बरतानिया के वज़ीर आज़म चर्चिल ने एक तकरीर की थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू के दिन थे और इसमें विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका से अपील की थी, आप हमें असला दें और हम अपना काम करेंगे और हम नाजी जर्मनी को जो है वो ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने एक तजवीज़ जो है वो कांग्रेस के अंदर पेश की और उन्होंने लैंड लीज प्रोग्राम की जो है वो मंजूरी दी। इसके बाद अमेरिका से यूके को असला जाना शुरू हुआ, जो कि नाजी जर्मनी की पेशकदमी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हिस्ट्री जो है वो एक दफ़ा फिर रिपीट हुई है और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से सेम जो है वो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है कि मुझे आप असला दें, मुझे आप औजार दें, अगर आप मेरे साथ इस जंग में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम आप मुझे असला फराहम करें और मैं इस असले के ज़रिए से रशिया का रास्ता रोकने की कोशिश करूँगा। रास्ता वो रशिया का नहीं रोक सकते, वो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, अमेरिका आज भी यूक्रेन की मदद कर रहा है स्टिंगर मिसाइलों के जरिए से, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के जरिए से। इस वक्त अगर हम न्यूज़ का जायजा लें तो हमें ये पता चलता है कि रूस जो है वो कीव शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तकरीबन 40 मील लंबा एक मिलिट्री कॉन्वॉय जो है वो कीव शहर की तरफ बढ़ रहा है। बेसिकली रशिया जो है वो कीव शहर को 3 तरफ से घेरने वाला है। उसके बाद वो कीव यानी कि यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर कब्जा करेगा। इस वक्त जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उसको टॉपल करेगा और वहां पे एक अपनी गवर्नमेंट लाके बिठा देगा। ये जो सुपर पावर्स होती हैं ये इनका यही काम होता है। अमेरिका भी कितनी ज़्यादा रिजीम्स जो है उनको चेंज कर चुका हुआ है। इस वक्त उसकी पाकिस्तान में भी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी वो एक रिजीम चेंज करे। तो ये जो बड़ी कुव्वतें होती हैं ये इनके काम होते हैं कि वो जहाँ पे उनको अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं लगती वहाँ पे उनको वो चेंज कर देते हैं। रशिया भी यही करने जा रहा है, वो यूक्रेन के अंदर एक रिजीम चेंज लेके आना चाह रहा है। अब अगर अमेरिका ने यूक्रेन की हेल्प करनी है तो उसको बहुत ज़्यादा असला जो है वो यूक्रेन के अंदर रखना पड़ेगा। जंग जो है वो सिर्फ एक असले से नहीं जीती जाती, आपको एक पूरा मिलिट्री प्लान जो है वो बिछाना पड़ता है, जिसमें आपको क्लोज एयर सपोर्ट देनी पड़ती है, जिसमें आपको एयर कवर देना पड़ता है, जिसमें आपको एयर सुपीरियोरिटी जो है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डोमेन्स आपको शामिल करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा डोमेन्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद अगर आप नेवी की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत से एरियाज़ को कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस तस्वीर को देखें जिसके अंदर एक 40 मील लंबा काफिला जो है वो कीव की तरफ बढ़ा है, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि रशिया की तरफ से टैंक्स और IFVs यानी कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं वो कीव की तरफ बढ़ रही हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो हैं जिनके अंदर फौजियों को रख के लेके जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो कीव की तरफ बढ़ रही हैं। और अल्टीमेटली जो रशिया के 2 मेन गोल्स हैं उनके अंदर एक तो ये कि यूक्रेन की हर किस्म की जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, यूक्रेन की जितनी भी एयर बेसिस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनकी जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाले कारखाने हैं उनको तबाह कर दिया जाए, ताकि यूक्रेन अगले 10, 15, 20 साल तक वो इस काबिल ना रहे कि वो रूस के लिए किसी भी किस्म का ख़तरा बन के सामने आए। तो इस वजह से रूस ये सोच रहा है कि अगर मैंने एक दफ़ा एस्केलेशन बढ़ा ही दिया है तो मैं अपने सारे के सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको पूरा करूं। इसको वो बेसिकली बोलते हैं स्कोर्च अर्थ पॉलिसी, यानी कि आपने दुश्मन की जितनी भी किस्म के मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उसकी जितनी भी मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनको तबाह कर देना है, ताकि आपका जो दुश्मन है वो किसी भी सूरत में जो है वो आपके सामने खड़ा ना हो सके। एनीवे, लेकिन अगर अमेरिका ये फैसला करता है कि वो इस जंग में यूक्रेन का साथ देगा और वो यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ेगा, तो उस सूरत में एनालिस्ट का कहना यह है कि सबसे पहले अमेरिका को यूक्रेन को ये A-10 थंडरबोल्ट जहाज जो है वो देने चाहिए। अब डेफिनेटली यूक्रेन की एयरफोर्स जो है वो ये जहाज नहीं उड़ा सकती, क्योंकि ये जहाज यूक्रेन की एयरफोर्स के लिए बिल्कुल नया होगा। उनके पायलट्स को इन जहाज़ों को उड़ाने की कोई टेक्निक नहीं है, उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है इन जहाज़ों के ऊपर, ना ही यूक्रेनियन एयरफोर्स के पायलट्स ने इन जहाज़ों का जो है वो सिमुलेटर के अंदर कोई प्रैक्टिस हासिल की हुई है। तो इन जहाज़ों को अगर कोई उड़ाएगा तो वो अमेरिका के पायलट्स ही उड़ा सकते हैं। लेकिन ये जहाज़ जो है ये इस वक्त ग्राउंड सपोर्ट के लिए, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। 40 मील लंबा जो काफिला इस वक्त यूक्रेन के शहर कीव की तरफ बढ़ रहा है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि टैंक्स शामिल हैं, IFVs यानी कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं, APCs यानी कि आर्मर पर्सनल कैरियर्स शामिल हैं, और इनका जो आर्मर होता है वो थिक होता है। टैंक का आर्मर सबसे ज़्यादा थिक होता है। IFVs और जो APCs होती है उनका आर्मर उतना ज़्यादा थिक तो नहीं होता, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़रूर थिक होता है कि वो स्मॉल आर्म्स को जो है वो बर्दाश्त कर सके। और कोल्ड वॉर में ही अमेरिका ने इस सिनेरियो को जो है वो देख लिया था।
کیونکہ رشیا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ٹینک فورس ہے، اور اتنی بڑی ٹینک فورس کو ہرانے کے لیے امریکہ نے 2 کام کیے تھے۔ ایک تو اس نے گن شپ ہیلی کاپٹرز بنائے تھے، اور دوسرے اس نے یہ کلوز ایئر سپورٹ کے لیے A-10 تھنڈر بولٹ جہاز بنایا تھا، جس کی یہ گیٹلنگ گن جو ہے وہ اتنی بڑی اور اتنی افیکٹو ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا کوئی آرمر جو ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے ٹینک کو تباہ تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ ایک ٹینک کی جو موومنٹ ہے اس کو کم سے کم ضرور روک سکتی ہے۔ اس جہاز کو امریکہ نے اپنے تقریباً تمام کانفلکٹس کے اندر استعمال کیا، عراق جنگ کے اندر استعمال کیا، افغانستان کے اندر استعمال کیا، لیکن اس جہاز کو بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ رشیا کے خلاف ہی تھا، اس کو نیٹو کے لیے ہی استعمال کرنا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی ویڈیوز بنا کے دے چکا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ یورپ کے اندر یہ پریکٹسز کر چکا ہوا ہے کہ اس نے اپنے اس A-10 جہاز کو کس طرح سے سڑک کے اوپر لینڈ کروانا ہے، کیونکہ یورپ جو ہے اس کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ان کنٹریز کے پاس جو ایئر فیلڈز ہیں وہ ساری کی ساری رشیا کے نشانہ کے اوپر ہیں۔ اس وجہ سے یورپ کی کنٹریز جو ہے وہ اس طرح کے جہاز بناتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رن ویز کے اوپر لینڈ کرنا پڑے تو وہ وہاں پہ بھی لینڈ کر سکیں۔ امریکہ اپنے A-10 کے پائلٹس کو اس سینیریو کے لیے بھی تیار کرتا آ رہا ہے، اور اس نے آئی بلیو لیٹویا کے اندر یہ ایک ایکسرسائز کی تھی جس کے اندر یہ A-10 جہاز جو ہے وہ لیٹویا کی سڑکوں کے اوپر ہائی ویز کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے یہ پریکٹس اپنے پائلٹس کو اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ دی ریسنٹلی، اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کے دی تھی۔ تو یہ ایک پرفیکٹ سینیریو بنتا ہے A-10 جہازوں کے لیے کہ وہ اس جنگ کے اندر حصہ لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ کے اندر نہیں کودے گا، کیونکہ اگر امریکہ یہ A-10 جہاز رشیا کے خلاف سامنے لے کے آتا ہے تو رشیا نہ تو عراق ہے اور نہ ہی افغانستان ہے۔ رشیا کے پاس اس وقت اچھے اور ایفیکٹو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہیں وہ موجود ہیں، اور رشیا کے پاس اپنی ایک اچھی ایئر فورس موجود ہے جو کہ ان A-10 جہازوں کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہے۔ پھر A-10 جہازوں کی پروٹیکشن کے لیے امریکہ کو اپنے اور ایسٹس جو ہے وہ آگے لے کے آنے پڑیں گے جو کہ ان A-10 جہازوں کی جو ہے وہ پروٹیکشن کریں۔ امریکہ کو یوکرین کے اوپر ٹوٹل ایئر سپیریورٹی مینٹین کرنی پڑے گی، اس کے لیے اس کو اپنے F-35 جہاز، F-18 جہاز، F-16 اور F-15 جہاز جو ہے وہ آگے لے کے آنے پڑیں گے۔ تو اگر یہ امریکہ کرتا ہے تو اس صورت میں تو فل فلیج وار لگ جائے گی، اور پھر رشیا جو ہے وہ دوسرے طریقے سے امریکہ اور نیٹو کنٹریز کو جواب دے گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوا ہوں کہ رشیا جو ہے وہ اس وقت نیٹو کنٹریز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیٹو کنٹریز کے پاس جو اسلحہ ہے وہ رشیا سے زیادہ بہتر ہے، اور نیٹو کنٹریز کے پاس اگر دیکھا جائے تو رشیا سے اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ تو رشیا نیٹو کے ساتھ تو اس وقت ٹکر نہیں لے گا۔ اگر اس کو نیٹو کے ساتھ ٹکر لینی پڑ گئی تو پھر یہ ایک فل فلیج وار ہوگی، اور پھر اس جنگ کے اندر ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بھی چلنے کا خطرہ ہے، اور یہ کنونشنل ویپنز نہیں ہوں گے، ان کے اوپر نیوکلیئر ویپنز لگے ہوں گے۔ اور امریکہ کی کانگریس جو ہے وہ کبھی بھی یہ آتھرائز نہیں کرے گی کہ امریکہ اس جنگ کے اندر کودے، لیکن اگر وہ آتھرائز کر دیتے ہیں اور وہ اتنا دم خم دکھاتے ہیں تو امریکہ کے A-10 جہازوں کے لیے یہ ایک پرفیکٹ سینیریو ہے کہ وہ جائیں اور جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا وہ اس مقصد کو پورا کر کے دکھائیں۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن، چھوٹا سا میرا انالیسس، ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔